Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you and any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कार्यक्रम में हम कारोबारी खबरों के साथ आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था हो या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न, आप सीधा हमें फोन कर सकते हैं इन अंकों पर। ये अंक है 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता दूरभाष अंकों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। नमस्कार शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम श्रोताओं को नमस्कार। चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुने सुर्खियां। The headlines: benchmark domestic indices snap 3-day losing streak. Sensex surges over 550 points. Nifty reclaims 24,600. Prime Minister Narendra Modi says cooperation between India and Russia important for global peace, stability and prosperity on the sidelines of SCO summit in China. And crude oil prices rise around 1% on worries over supply disruptions. प्रमुख घरेलू सूचकांकों में 3 दिनों की लगातार गिरावट का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स 550 अंक से अधिक बढ़ा और निफ्टी 24,600 पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के एससीओ शिखर सम्मेलन के अवसर पर कहा, भारत और रूस के बीच सहयोग वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1% की वृद्धि हुई। प्रमुख घरेलू सूचकांकों में आज बढ़त का दौर रहा। बाजार लगभग लाभ के साथ खुला और बढ़त के साथ ही बंद हुआ। सेंसेक्स 555 अंक बढ़कर लगभग 80,364 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 198 अंक बढ़कर 24,625 पर बंद हुआ। बॉम्बे शेयर बाजार के मिड कैप इंडेक्स में 1.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% का उछाल आया। The benchmark domestic equity indices rose today, snapping their 3-day losing streak. The markets had opened with gains and continued positive momentum throughout the trading session, buoyed by better than expected GDP data and value buying. The Sensex climbed 555 points or 0.7% to close at 80,364. Similarly, Nifty jumped 198 points or 0.81% to settle at 24,625. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange displayed strong performance. The mid-cap index advanced around 1.6% and the small-cap index added around 1.5%. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियां लाभ के साथ बंद हुई। सबसे ज्यादा लाभ में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें कि 3.6% का उछाल आया। वहीं टाटा मोटर्स 3.1% और ट्रेंट 2.7% ऊपर आया। सबसे अधिक घाटे में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में शामिल सन फार्मा, जो कि 1.9% नीचे आया। आईटीसी
1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 0.4% नीचे आ गिरा। And in the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, all 21 sectors logged gains. In the top gainers, auto climbed nearly 2.7%, consumer durables added over 2%, and consumer discretionary rose 2%. The overall market breadth of the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,795 companies advanced and shares of 1,391 companies declined, while shares of 194 companies remained unchanged. खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा निश्चित। तो आइए हम ले अपने पहले कॉलर को। राकेश दिल्ली से हैं। राकेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी, अपना पहला सवाल पूछिए। मेरे 2 सवाल हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बेटे के नाम से जो बैंकों में अटल पेंशन योजना और एक और पेंशन योजना जो होती है, तो इसके लिए तो बैंक ने कोई ऐसा कार्ड या कोई प्रूफ तो दिया नहीं कि जो हमारा पता चले कि हमारा इसमें ऑलरेडी ये उन्होंने खोल रखा है और हमारे पेमेंट कट रही है, वो कैसे पता करें। और दूसरा जो है कि अब जो जीएसटी सितंबर से घटी जाएगी, तो जो दुकानदार हमें जो सामान बेचेगा, तो हम कैसे पता करें कि जो जीएसटी जो घट गई है उसके बाद वो हमें दे रहे हैं, या हमें कोई ऐसी चालाकी से ये बोल देगा कि कंपनी ने 2,000 रुपये कम कर दिए। असल में ये कैसे कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी, तो सरकार इसके ऊपर भी गौर कर रही है। धन्यवाद। अटल पेंशन योजना में जो आपका बैंक से पैसा कटता है और उसके अलावा एक आपको उसी बैंक पासबुक पे ही उसका एंट्री होता है, तो वो आपके लिए एक सबूत है कि आपने अटल पेंशन योजना में पैसे लगा रखे हैं। अलग से अगर आप स्टेटमेंट भी चाहते हैं तो आपका एक नंबर होता है हर पेंशन योजना का, उसके जरिए आप स्टेटमेंट जो है वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि जीएसटी की दरें घटेंगी और इसका फायदा हमें कैसे मिलेगा, ये सुनिश्चित कैसे किया जाए। सीधी सी बात है, जो सामान पहले आपको 20 रुपए का मिल रहा था, यदि वो 18 रुपए का मिल रहा है तो जीएसटी का फायदा आप तक पहुंच रहा है। एक और बात यह होती है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के अगले दिन दाम नहीं घटते, उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले नोटिफिकेशन देगी, फिर राज्य सरकारें उसके लिए अधिसूचनाएं जारी करेंगी और दोनों में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। लेकिन उसका आपको अगर फायदा जानना है तो जैसे अभी आप जो सामान ले रहे हैं और वो सामान जो है अगले 15 दिन में जब वो नोटिफिकेशन आ जाता है, यानी कि किस तारीख से वो प्रभावी होता है, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनियां आपके साथ जो है वो मुनाफा कमा ले। अब मुनाफाखोरी को रोकने के लिए भी उपाय जो है वो सरकार के पास है। Next caller is Raj Gopal from Chennai. Raj Gopal, welcome. Hello, yes, sir. Yes, Shall Raj I go on with my... Yes, please. Sir? Yes. Sir. We can hear you. Sir, please tell me, sir, I am seeing this ETV in that they are telecasting all share price movement details and other things. Shall I rely on that, sir? All these particulars shown there are reliable? Of course, the data which you see on various business news channels, they are correct one, and they are sourced directly from the BSE and the NSE, so you can rely on them. जी शिशिर, दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अमित। जी मैडम, हेलो, आवाज आ रही है? सवाल पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है मैडम, थोड़ी लाइन डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछें। हेलो। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रुपये की बात करते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज मामूली बढ़त के साथ 88 रुपए 20 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 97.6 पर कारोबार कर रहा था। And our next caller is Yogesh Sharma from Delhi. Yogesh. जी, मेरा सवाल शिशु जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि अभी हम डायरेक्ट स्टॉक्स में ना निवेश करके अपना सारा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के माध्यम से बना रहे हैं, तो क्या ये एक लंबे समय के लिए ठीक है, या फिर बहुत लोग बोलते हैं खुद से पिक करिए उसमें ज्यादा फायदा होता है, या फिर वो लंबे समय में एवरेज आउट हो ही जाता है, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना होता ही है हमारे को। तो क्या म्यूचुअल फंड का निवेश ठीक है? और दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो इमरजेंसी फंड है वो भी हमने सारा निकाल के लिक्विड फंड में रख लिया है, तो मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं हो गया एक तरीके से एसेट क्लास का?
देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आपने पूरा पैसा लगा रखा है तो मेरा सुझाव ये होगा कि थोड़ा पैसा आप डायरेक्ट शेयर में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए का डिस्पोजेबल इनकम है, आपने 60 रुपए तक जो है 50 से 60 रुपए तक म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हैं, एसआईपी के जरिए हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जरिए हो। बाकी जो 40 है उसको आप सीधे सीधे लगा सकते हैं शेयरों में। और जहां तक सवाल पिकअप करने का कि किस शेयर में हमको पैसा रखना है, किस शेयर में पैसा लगाना है, इसको जानने का जो एक बहुत ही सरल तरीका यह है कि आप उस कंपनी के परफॉर्मेंस को देखिए, चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, यानी कि जो उनका कुल कारोबार है और उनका जो मुनाफा है, और उसमें बहुत अप्रत्याशित उतार चढ़ाव है तो उस शेयर को न खरीदें। अगर आप देखें कि उसमें एक स्थायित्व बना हुआ है, वो शेयर आपके लिए बेहतर होगा। तो थोड़ा पैसा आप सीधे शेयरों में लगा सकते हैं और कोशिश करिए कि जो ब्लू चिप है, जो टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो शेयर हैं, उनमें पैसा लगाइए, वो बेहतर है। छोटे और मझोले कंपनियों में हो सकता है आपको लालच आए, लेकिन उस लालच पे आप अपने आप का नियंत्रण रखिएगा। बड़ी कंपनियों में लगाइए, थोड़ा ही खरीदिए, लेकिन फायदा लंबे समय के लिए आपको उसका मिल सकता है। जी, शिशिर दिल्ली से दोबारा हमें अमित ज्वाइन कर रहे हैं। अमित, अपना सवाल पूछिए। जी, शिशिर सर को भी नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो हालिया दिनों में सभी को पता है अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाए हुए हैं सर, तो हमारी भारत सरकार की ओर से इस टैरिफ के असर को कम करने के लिए क्या क्या उपाय उठाए गए हैं या उठाने वाले हैं? और एक सर मेरा ये सजेशन था सर कि अमेरिकी संपर्क कंपनियां जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में, हेलो सर, तो उनके ऊपर भी जैसे एक नाम ही बता दो, कोका कोला, एफएफसी है, तो इनके ऊपर भी हम टैक्स लगा के उसका मुनाफे की घाटे की भरपाई नहीं कर सकते सर? धन्यवाद सर। देखिए, आपके सुझाव पे तो कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। हाँ, आपके सुझाव जो लोग सुन रहे हैं शायद वो सोचें उस पे क्या करना है। आपका जो पहला प्रश्न है कि टैरिफ को लेकर के सरकार क्या कर रही है, देखिए अभी कोशिश ये है कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित टेक्सटाइल सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, श्रिम्प यानी कि जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं, इन क्षेत्रों को कैसे मदद दी जाए, पहली चीज। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका माल एक बाजार में नहीं जा रहा है या एक बाजार में बहुत महंगा हो रहा है, तो आप दूसरे बाजार को तलाशते हैं, लेकिन दूसरे बाजार में पांव जमाना बहुत जल्दी संभव नहीं हो पाता, इसमें समय लगता है। तो रातों रात ऐसा नहीं कि आप अमेरिका जो सामान आप भेज रहे थे वो आप कहेंगे कि हम किसी दूसरे देश में भेज देंगे और वहां पर बेच लेंगे, वो संभव नहीं हो पाए, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। तो इस बीच में हम उनको किस तरीके से मदद दे सकते हैं जिससे कि वहां पर रोजगार के मौके कम ना हो, क्योंकि जिन क्षेत्रों का हमने जिक्र किया, टेक्सटाइल हो चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, ये काफी ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, उस रोजगार को बचाना बहुत जरूरी है। जी शिशिर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मगर लेते हैं पहले एक अल्प विराम। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजार की तरफ। एशिया के प्रमुख बाजारों में आज मिला-जुला रुख रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.5% बढ़ा। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 2.1% से ऊपर चढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.1% बढ़ा। उधर दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.3% और जापान के निकेई में 1.2% से नीचे आ गया। ताजा समाचार मिलने तक प्रमुख यूरोपीय बाजारों में हवा सकारात्मक दिशा में बह रही है। जर्मनी का डैक्स 0.4%, लंदन का FTSE 100 0.1% ऊपर चल रहा है। वहीं फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक सपाट नजर आया। And our next caller is Dave from Chennai. Dave, welcome. Yeah. First and foremost, thanks for the good inputs you gave it most of the time when the queries are being asked. Okay, my question is I have two questions. One is some 10 years back, maybe a little more, I invested in a share, okay, and it got dematerialized as well. And now I see that both in NSE and BSE, that share is not traded. Okay, I guess the company would have folded. I do not know. Okay, my question is, there are also people who come up with IPO and then, it just gets a few years down the line, they don't do well, and then the shareholders get impacted. So I would like to know, what is the remedial measure and how do we go about, these shares which are stuck in our demat account without being able to sell or, trade or, at least get the
minimal whatever Right. price. Is there anything government is doing to protect investors? Right. Okay. I believe the company which you are talking about must have been delisted from the stock exchanges, and that is why the shares are not being shown on BSE or NSE portal. So what you can do, you can go on the MCA 21 portal and then look for that particular company registration. If it has been off from the register, that means the company has been wound up or the company has been delisted from the stock exchange. In that situation, you need to visit the registered office of the company and get your query resolved. That's the only solution you have, because in that situation, government is not in a position, because it's not the government who has taken money, it's the company who has taken the money. So you need to find first whether the company is still active or not. Number two, whether that company name has been derostered, or taken out from the register. And if it is still there, then you can visit the registered office of the company and get your queries resolved. दिल्ली से हमारे साथ निश्चित मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। Yes, मनोज, सवाल पूछिए। सर, SBI कॉन्ट्रा फंड में हम 2 साल से निवेश कर रहे हैं, तो सर उसमें हमें घट ही रहा है, बढ़ तो रहा है नहीं सर। मनोज देखिए, वैसे तो रविवार को म्यूचुअल फंड का खास दिन होता है और आप स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का, विशेष म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी के समय में ये हो सकता है कि जो उनका फंड एलोकेशन होगा, जिन शेयरों में होगा, उन शेयरों में थोड़ी गिरावट होगी, या जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें गिरावट होगी। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि रविवार को जो म्यूचुअल फंड का विशेष होगा उसमें पूछिएगा, तो आपको विस्तार से जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट कॉलर इज पंकज फ्रॉम कोलकाता। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछें। जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे बैंक अकाउंट में मैं अपने कुछ लमसम अमाउंट कुछ एफडी करना चाहता हूं, तो मैं ये चाह रहा था कि क्या रेपो रेट में बदलाव होने से क्या हम लोगों के लिए आम निवेशक के लिए यदि हम एफडी जैसे हम करना चाहते हैं, तो क्या रेपो रेट में बदलाव होने से भी क्या उसमें इंटरेस्ट रेट में कुछ फर्क पड़ता है? क्या यदि फर्क पड़ता है तो क्या ये अभी सही समय है फिक्स डिपॉजिट करने का, या अगले 2-3 महीने में आशा कर सकते हैं कि कुछ रेपो रेट में यदि कुछ बदलाव हो तो उससे हमें रिटर्न इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा मिले? थोड़ा बताएं। पंकज देखिए, जिस दिन आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस दिन की जो भी ब्याज दर होगी वही ब्याज दर आपको मैच्योरिटी पे मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख है 1 सितंबर, आपने 2 सितंबर 2025 को 5 साल के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट कराया और 2 सितंबर 2025 को उस पर ब्याज दर जो है वो मान लीजिए कि 6% है, तो 5 साल के बाद आपको 6% के हिसाब से मिलेगी। यानी कि रेपो रेट इन 5 सालों में जो भी बदल जाए उससे आपके ब्याज दर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी के समय में चूंकि पिछले 3 पॉलिसी रिव्यू में हमने देखा कि रेपो रेट में 1% की कमी की गई, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर जमाओं के ऊपर भी पड़ा है। जमा के ऊपर ब्याज दरें कम हुई हैं और फिलहाल जो महंगाई दर की स्थिति है उससे लगता नहीं कि रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी। इनफैक्ट अभी उम्मीद ये की जा रही है कि अक्टूबर में अगर ना कटौती हो तो दिसंबर में कटौती जरूर हो सकती है। तो ऐसे में ब्याज दरें और कम ही होने के आसार हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अभी कर लें, बेहतर होगा। जी, फरीदाबाद से सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष, अपना सवाल पूछिए। हाँ सुभाष, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुभाष, सवाल पूछिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है प्राची। इन द मीनवाइल वी आर इन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, बट डू स्टे ट्यून्ड बिकॉज लॉट्स कमिंग अप ऑन द अदर साइड। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के व्लादिमीर पुतिन ने आर्थिक, वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर आज विचार विमर्श किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सतत वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के बाद तियानजिन में आज द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने एससीओ के सदस्य के तौर पर इस सम्मेलन में सकारात्मक भूमिका निभाई है। अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने ये भी कहा कि इस सम्मेलन के लिए भारत का विजन और उसकी नीति 3 आधारभूत स्तंभों यानी कि सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर निर्भर करती है। And in some other stories, India's goods and services tax GST collections have surged by 6.5% to over 1,86,000 crore rupees in August this year in comparison to the same month last year. According to the Finance Ministry, the gross domestic revenue was recorded at around 1,37,000 crore rupees, while the gross import revenue was over 49,000 crore rupees. The net GST collection also was up by 10.7% to 1,66,000 crore rupees. Shishir, on to the earlier story, the SCO summit which just concluded in Tianjin in China. Now, all of us know what's the geopolitical situation currently, of course, after the Trump tariff, which has hit all over, at all the places now, we can say. So, the statement which is emanating from China, from Tianjin, how do you see this shaping up in the coming days, especially for the Indian economy? I think we must thank Mr. Donald Trump for bringing or further strengthening the BRICS partnership, because the countries which are participating in SCO, whether we talk about Russia, whether we talk about China, whether we talk about many other Central Asian economies, say they all are going to be a strong trading partner for us, and we are looking for new market, we are looking for the new trading partners, or even where we have a good trading relationship, we would further want to strengthen it. So I think the message is very clear. The trade is the key, and whatsoever loss we are having from Trump tariff thing, yes, we can utilize that in further deepening the market, whether in the Central Asian economy or in Russia or in other parts of the world. I think that's the big message which is coming from the SCO meeting. Absolutely. And herein, kind of we can say that we see the opportunity in the disadvantage. Of course, every crisis gives you an opportunity, and we need to exploit that opportunity. जी, फरीदाबाद लिए चलते हैं। सुभाष फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। सुभाष, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, नमस्कार सर। हाँ, सवाल पूछें सुभाष। सर, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था सर 1 अगस्त को। वो जो उसमें है ना, जो प्री फिल्ड फॉर्म आता है और AIS जो स्टेटमेंट होती है, उसको सबको चेक करके पूरा उसी के बेस पे मैंने भर दिया था सर, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुआ है सर। देखिए, इसके लिए अभी ज्यादा परेशानी की बात है। अगर आपके पास डिफेक्ट होने का, आपके इनकम टैक्स रिटर्न के डिफेक्टिव होने का नोटिस नहीं आया है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। थोड़ा कभी कभी समय लग जाता है। और एक बात आप याद रखें कि आपने अब रिटर्न दाखिल कर दिया, तो आगे चल करके आपको किसी भी तरह की पेनल इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अभी जो कहते हैं ना कि 31 दिसंबर तक हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद पेनाल्टी, आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 15 सितंबर हमारा ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न का। और उसमें अगर आपके रिटर्न में किसी भी तरह की समस्या आती है, वैसे तो एक अच्छी चीज ये हुई है कि जब आप रिटर्न दाखिल कर रहे होते हैं और जब फाइनली आप पहुंचते हैं जहां पर आप सबमिट करते हैं, वहां पर मैसेज आ जाता है कि कहां पे गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आपको वो गड़बड़ी का अगर आपके पास कोई संदेश नहीं आया है, अगर डिफेक्टिव रिटर्न का आपके पास संदेश नहीं आया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, जब आए और अगर आपको समझ में ना आए, तो बेहतर है कि किसी कर विशेषज्ञ की मदद लीजिए, ताकि आप अपने रिटर्न को सुधार कर सकें। जी, रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की मंजूरी के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे शेयर बाजार BSE ने आज से अपने साप्ताहिक डेरिवेटिव्स की समाप्ति तिथियों की अदला बदली कर दी है। नए कार्यक्रम के अनुसार निफ्टी डेरिवेटिव अब मंगलवार को समाप्त होंगे, जबकि BSE पर सेंसेक्स डेरिवेटिव बृहस्पतिवार को समाप्त होंगे। इससे पहले जून में दोनों एक्सचेंजों ने समाप्ति तिथियों के आदान प्रदान के लिए सेबी से मंजूरी मिलने की जानकारी दी थी। यह कदम एक्सचेंजों में अंतिम तिथियों को सुव्यवस्थित करने और संतुलन बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। Shishir, here we would like to understand that when we talk of the Nifty derivative expiry date, do we understand that all the indices, that is the Nifty, the Fin Nifty,
the mid-cap Nifty, All and bank all the Nifty, bank bank. Nifty as well. Yeah. All of them would expire on Tuesday now? Yeah, that is the key aspect of that. And the basic purpose is for the large traders. You are giving some kind of certainty, whether they are trading on the NSE or whether they are going to trade on the BSE. Yes. So it's a purely a certainty measures, and that will establish some kind of order in the market. Of course, the order is there, but to further strengthen that order, it is important to have a clear-cut expiry date. Absolutely. And that is why after this approval from SEBI, yes. and this issue was long pending for almost last 1 year. They were asking for a particular date, Yes. and now that has been settled. So it's a good news for the investors, More- especially the large investors. Mostly it's a consolidation kind of a thing. Exactly. Which is happening, and it's good for the investors now. And I'm moving on to crude now. The crude oil prices rose around 1% today on worries over supply disruptions and amid intensifying Russia-Ukraine conflict. The Brent crude was trading over 0.9% up at $68.10 per barrel, and WTI crude was also trading 1% up at $64.65 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 1% up at 1,05,170 rupees per 10 grams, and silver was trading over 2% up at 1,24,120 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.9% बढ़कर 1,04,776 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 1.7% बढ़कर 1,22,407 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। Very quickly, Shishir, where do you see the gold and silver going from here? Since the Deepavali is coming, so it would not be appropriate for giving the bad news, but the situation is that it may go up. Right. शिशिर जी, कार्यक्रम में आने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक नजर डालते हैं आर्थिक सुर्खियों पर। Thank you so very much, Shishir, for having come in our studios. And before we close, a reminder of the headlines once again. The benchmark domestic indices snapped 3-day losing streak. Sensex surges over 550 points. Nifty reclaims 24,600. Prime Minister Narendra Modi says cooperation between India and Russia important for global peace, stability and prosperity on the sidelines of SCO summit in China. And crude oil prices rise around 1% on worries over supply disruptions. And that's it in this edition of Market Mantra. From all of us here, it's goodbye. Market Mantra.